हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा लेसन चल रहा था थर्ड पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में हमने लास्ट टाइम उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और उत्प्रेरण का वर्गीकरण पढ़ा था। तो बच्चों, जो आज हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत बच्चों, जो उत्प्रेरण के सिद्धांत होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, नंबर 2 अधिशोषण सिद्धांत, नंबर 3 आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत देखो बच्चों, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या होता है। 2 वैज्ञानिक थे, एक क्लीमेंट था और एक डेसार्म था। क्लीमेंट और डेसार्म ने क्या करा था कि उन्होंने कोई एक अभिकारक लिया और अभिकारक पर उन्होंने उत्प्रेरक की क्रिया कराई। तो उत्प्रेरक की क्रिया कराने पर उन्होंने देखा कि एक माध्यमिक यौगिक बनता है। कि पहले एक अभिक्रिया होती थी। अभिक्रिया अगर हम सिंपल करा रहे थे तो AB वो एक बहुत ही मंद वेग से होती या मंद गति से होती। फिर उन्होंने क्या किया कि एक अभिकारक लिया और उस अभिकारक को उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराई। उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराने से उन्होंने एक माध्यमिक यौगिक बना। कि जैसे उन्होंने अभिकारक की उत्प्रेरक X, ये हमारा अभिकारक है, यहाँ पे A और B अभिकारक थे ना, इन्होंने मंद गति से क्या बनाया था, उत्पाद। तो उन्होंने क्या कराया था कि एक अभिकारक लिया A, उसकी क्रिया X उत्प्रेरक से कराई जो मंदवेग से हुई। तो उन्होंने क्या बनाया, एक माध्यमिक यौगिक बनाया। अब इस माध्यमिक यौगिक की दूसरे अभिकारक से क्रिया कराई। तो यह अभिक्रिया तीव्र वेग से हुई। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो उत्पाद था उत्पाद अलग बन गया और जो उत्प्रेरक था उत्प्रेरक अलग हो गया। ठीक है बच्चों, माध्यमिक यौगिक की दूसरे अभिकारक से क्रिया कराई जो क्रिया तीव्र वेग से हुई। तो तीव्र वेग से कराने से उत्पाद AB अलग से बन गया और जो हमारा उत्प्रेरक था उत्प्रेरक अलग हो गया। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A + B उत्प्रेरक X था तो उत्प्रेरक X की प्रेजेंस में हमें क्या मिला, AB। तो बच्चों नोट करो, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ उत्प्रेरक अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। अभिकारक अणुओं के साथ उत्प्रेरक क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ उत्प्रेरक क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो दूसरे अभिकारक अणुओं के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। जो दूसरे अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक मुक्त हो जाता है। बच्चों, मैंने क्या बोला कि जो अभिकारक है उत्प्रेरक है, अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। जो दूसरे माध्यमिक यौगिक दूसरे अणुओं के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक मुक्त कर देता है। तो यहाँ पे क्या था, A + X यानी अभिकारक A और इसने X यानी उत्प्रेरक के साथ क्रिया करी। अभिक्रिया हमारी मंदवेग से हुई तो इसने क्या बनाया, एक माध्यमिक यौगिक AB। अब इस माध्यमिक यौगिक ने दूसरे अभिकारक अणु यानी B, जो हमारा दूसरा अभिकारक था, दूसरे अभिकारक अणु B के साथ तीव्र वेग से क्रिया करी और हमारे उत्पाद AB बनाया और जो X था उत्प्रेरक मुक्त हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, A + B = उत्प्रेरक = AB उत्पाद। तो बच्चों, जैसे आप नोट करोगे, आपको सबसे पहले नोट करना, क्या डालने आपको, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार आपको नोट करना है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के साथ अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो दूसरे अभिकारक अणुओं के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है तथा उत्प्रेरक X मुक्त हो जाता है। इतना नोट करने के पश्चात बच्चों आपको ये समीकरण नोट करनी है, A + B AB मंद गति। इसके बाद आपको नोट करना है, यदि उत्प्रेरक पदार्थ X की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर
यदि उत्प्रेरक X की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है तो उत्प्रेरक X निम्न प्रकार से कार्य करेगा। तो उत्प्रेरक पदार्थ निम्न प्रकार से कार्य करेगा। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन उतारनी है और ये रिएक्शन उतारनी है, ये उतारनी है, ये उतारनी है। उसके बाद आपको नोट करना है उपरोक्त अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी। इसके बाद लिखना उपरोक्त अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी A+B उत्प्रेरक X = AB। ठीक है बच्चों, ये था हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत आपने समझा और इसको नोट करोगे आप। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, इसको आप अच्छे से समझोगे। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आया तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम अधिशोषण सिद्धांत। नंबर 2 स्केच डालो, अधिशोषण सिद्धांत। बच्चों अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक के अणु थे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक लेते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक इन अणुओं को अपनी सतह पर ले लेता है। उत्प्रेरक इन अणुओं को अपनी सतह पर ले लेता है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट लेसन रासायनिक बलगति में पढ़ा था अभिक्रिया दर है वो समानुपाती होती है। अभिक्रिया दर उत्प्रेरक के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो अभिकारक था वो अणुओं को अपनी सतह पर ले लेगा। जब वो अपनी सतह पर लेगा तो अभिक्रिया से उत्पाद बनने शुरू हो जाएंगे। अभिक्रिया तीव्र वेग से होनी शुरू हो जाएगी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। तो जैसे ही अभिक्रिया तीव्र वेग से होनी शुरू होगी तो उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो उत्पाद था, उत्पाद उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से हटने लग जाएगा। उत्पाद अभिकारक की सतह से उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से हटने लगेगा और इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। अभिकारक से उत्पाद बनने शुरू हो जाएंगे, क्रम लगातार चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया अधिशोषण सिद्धांत में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, अधिशोषण सिद्धांत में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो जो अभिकारक के अणु थे वे बहुत दूर दूर होते हैं। अभिकारक के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो जब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में लाते हैं तो उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर एकत्रित कर लेता है। उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर एकत्रित कर लेता है, जिससे जो अभिकारक अणुओं की सांद्रता थी वह बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि जब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अभिकारक के अणु की सतह पर आ गए तो सतह पर आने से जो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता थी वह बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा, यानी जो अभी उत्पाद था वो उत्प्रेरक की सतह को छोड़ना शुरू कर देगा और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। हमें उत्प्रेरक से उत्पाद बनने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा अधिशोषण सिद्धांत। अब नोट करो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दूर दूर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक दूर दूर होते हैं। उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर एक परत के रूप में अधिशोषित कर लेता है। उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर एक परत के रूप में अधिशोषित कर लेता है, जिससे इनकी सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। जिससे इनकी सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि अभिक्रिया दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्योंकि अभिक्रिया दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक अणुओं के परस्पर संपर्क में आने से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो
तथा अभिकारक पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा अभिकारक पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और वे उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं, और वे उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं। इसके पश्चात उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अन्य अणु अधिशोषित होते जाते हैं। इसके पश्चात उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अन्य अणु अधिशोषित होते जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा अधिशोषण सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। नंबर 3, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। बच्चों, जो हमारा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत होता है यह 2 प्रकार का होता है। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक अधिशोषण और नंबर 2 रासायनिक अधिशोषण। बच्चों, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? यह इनके जो अणु होते हैं वे दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इनके अणु दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो यह अधिशोषण कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर अगर गर्द आके चिपक जाए, तो उसको हम हाथ से ऐसे साफ कर देंगे। यह आपकी गाड़ी है, जब आप अपनी गाड़ी को रोड पर लेके जाते हैं तो रोड पर जाने से आपकी गाड़ी के ऊपर डस्ट जम जाती है, शीशों के ऊपर डस्ट जम जाती है, तो उस डस्ट को हम जैसे ही कपड़ा मारते हैं तो हट जाती है। वो क्यों हटती है? क्योंकि वह वहाँ पे दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़ी होती है। अगर वह वहाँ पे मजबूत बल के द्वारा जुड़ी होती तो वह वहाँ से नहीं हट पाती, तो वह वहाँ पर दुर्बल वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़ी होती है और वान डेर वाल बल कमज़ोर होता है, जिसके कारण हमारा हाथ मारने से ही जो डस्ट थी वो साफ़ हो जाती है। तो आप नोट करो, भौतिक अधिशोषण लिखो। इसमें अधिशोषित होने वाले अणु भौतिक बलों के द्वारा या वान डेर वाल बलों के द्वारा अधिशोषक की सतह पर एकत्रित रहते हैं। यह आकर्षण बल कमज़ोर होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डालो आप रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है कि इसमें जो अणु है वे सहसंयोजी बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि जब अणुओं को तोड़ेंगे तो अणुओं को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी देनी पड़ती होगी, तो ये बहुत ही मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो आप रासायनिक अधिशोषण के। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषित होने वाले अणु अधिशोषक पर सहसंयोजी बलों द्वारा दृढ़ता से जुड़े होते हैं। अधिशोषक की सतह पर जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा रासायनिक अधिशोषण। तो बच्चों आज हमने पढ़ा उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। बच्चों यदि आपको इनमें किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। बच्चों इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यदि आपकी कोई भी डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।